डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लिया निर्णय। मिशन में 1 करोड़ किसानों को किया जाएगा शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी किया लॉन्च। कहा, भारत में सहकारिता का तेजी से हो रहा है विस्तार। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। कहा, 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ना हो। देश भर में आज मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना पर 2481 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनमें 1584 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च करेगी और बाकी के 897 करोड़ रुपए राज्य सरकारें खर्च करेंगी। इस मिशन का उद्देश्य रसायन मुक्त और सतत कृषि के लिए प्राकृतिक कृषि को पुनर्जीवित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस निर्णय को महत्वपूर्ण बताते हुए किसानों के लिए इसे लाभकारी बताया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन ग्राम पंचायतों में 15,000 क्लस्टरों में कार्यान्वित किया जाएगा। किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए बाजार की पहुंच प्रदान करने के लिए सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित कॉमन ब्रांडिंग की सुविधा भी दी जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नेचुरल फार्मिंग को एक मिशन के तौर पर लिया जाएगा। इसमें 1 करोड़ किसानों को शामिल किया जाएगा। बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। 2023 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया। उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा।
और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इससे नॉर्थ ईस्ट को भी फायदा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है 500 गीगावाट का। तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं। ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट। 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये। इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन का शुभारंभ किया। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी लॉन्च किया। इसकी थीम है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करता है। आईसीए वैश्विक स्तर पर सहकारिता का शीर्ष संगठन है। 30 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है। ये पहली बार है जब आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आईसीए महासभा भारत की मेज़बानी में हो रही है। सम्मेलन में दुनिया भर में सहकारी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों और सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन वैश्विक सहकारी सम्मेलन इस बार बेहद खास है। पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 लॉन्च किया। 5 दिवसीय सम्मेलन में शामिल 100 देशों के लगभग 3000 प्रतिभागी सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियों और सहकारिता विकास से जुड़े मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में आजादी के आंदोलन में सहकारिता की भूमिका का जिक्र किया। पीएम ने सहकारिता को भारत की जीवन शैली बताया। हर 5 में से एक भारतीय सहकारिता सेक्टर से जुड़ा है। शुगर हो, फर्टिलाइजर्स हो, फिशरीज हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में कोऑपरेटिव्स की बहुत बड़ी भूमिका है। सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण है विषय पर आयोजित सम्मेलन में सतत आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। पीएम ने सहकारिता में नारी शक्ति की अधिक भागीदारी और सहकारी बैंकों को बढ़ावा देने जैसे अपनी सरकार के प्रयास गिनाए। आज भारत में हम सरकार और सहकार की शक्ति को एक साथ जोड़कर भारत को विकसित बनाने में जुटे हैं। हम सहकार से समृद्धि के मंत्र पर चल रहे हैं। ग्लोबल साउथ के विकास में सहकारिता की भूमिका को अहम बताते हुए पीएम ने कहा कि कोऑपरेटिव से ग्लोबल कोऑपरेशन को नई ऊर्जा मिल सकती है। पीएम ने कहा कि भारत अपने भविष्य के विकास में सहकारिता की बड़ी भूमिका देखता है। अब हम 2 लाख ऐसे गांवों में मल्टीपर्पज सहकारी समितियों का गठन कर रहे हैं जहां अभी कोई समिति नहीं है। हम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर में कोऑपरेटिव का विस्तार कर रहे हैं। भारत आज कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी
ग्रेन स्टोरेज स्कीम पर काम कर रहा है। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री और फिजी के उप प्रधानमंत्री भी शरीक हुए। भूटान के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। उन्होंने शहरी विकास परियोजना में सहयोग के लिए आभार भी जताया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक का धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने इस अनोखी शहर का विकास करने में सहायता की। सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर सहकारी समितियों के सशक्तिकरण तक केंद्र सरकार ने सहकार को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के परिणाम आज जमीन पर साफ देखे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत 30 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल के वर्षों में सहकारिता आंदोलन के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ना हो, और साथ ही पैक्स को आधुनिक बनाने का काम जारी है। सहकारिता आंदोलन का एक प्रकार से पूरा पुनर्गठन हुआ है और नया जोश भरने का काम हुआ है। 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से 3 साल के बाद एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी नहीं होगी। इतना ही नहीं, पैक्स को आधुनिक बनाना, टेक्नोलॉजी से लैस करना और आर्थिक रूप से वायबल बनाने के लिए भी ढेर सारे फैसले हुए हैं और 3 नई सहकारिता की कोऑपरेटिव राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है, जिससे भारत का किसान न केवल देश, दुनिया भर के बाजार तक अपनी रीच को बढ़ाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धताओं को दोहराया। अमित शाह ने कहा कि भारत सहकारिता की पहुंच हर गांव, हर किसान तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। कई नए क्षेत्रों को सहकारिता से जोड़ने का भी काम जारी है। भारत सहकारिता की रीच को बढ़ाने के लिए हर गांव और हर क्षेत्र किसान को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है और नए नए क्षेत्र भी हमने बहुत सारे तराश कर कोऑपरेटिव के अलग प्रकार से भी रीच बढ़ाने का प्रयास किया है। हर व्यक्ति तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना और हर क्षेत्र तक कोऑपरेटिव को पहुंचाना, दोनों दृष्टि से हमने बहुत काम इन 3 सालों में किया है। गांव, किसान, महिला और गरीब, इनके एम्पावरमेंट के लिए ये आंदोलन ने ढेर सारे रास्ते खुले हैं और मुझे विश्वास है कि हमारा जो लक्ष्य है कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको ये जरूर सफल करेगा। देश में हर साल 26 नवंबर को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन देश में आज़ादी के बाद दूध उत्पादन के क्षेत्रों में कई क्रांतिकारी पहल लाए। उन्होंने ही देश में अमूल की स्थापना की थी। उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। डेयरी के क्षेत्र का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% योगदान है और 8 करोड़ से अधिक किसानों को यह क्षेत्र सीधा रोजगार देती है। भारत विश्व में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान देता है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दूध के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दूध और उसके उत्पादों के उत्पादन और खपत को बढ़ाना और डेयरी उद्योग को मजबूत करना है। डॉक्टर कुरियन का जन्म केरल के कालीकट में हुआ था, जिसे अब कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वे काम के सिलसिले में गुजरात के आणंद पहुंचे, जहां डेयरी किसानों का संघर्ष देखते हुए उन्होंने अन्य लोगों को साथ मिलाकर सहकारी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका बाद में नाम आज घर घर में जाना जाने वाला अमूल हो गया। उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति लाने की दिशा में काम किया और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की।
उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। डॉक्टर कुरियन एनडीडीबी के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने देश भर के दूध शेडों में आनंद पैटर्न सहकारी समितियों पर काम किया, जहां से दूध सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित और खरीदा गया दूध शहरों तक पहुंचाया जा सके। भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जो वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का व्यापक योगदान देता है। दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डेयरी विकास राष्ट्रीय कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गौजातीय नस्लों का विकास एवं संरक्षण करना है, और डेयरी गतिविधियों में लगे किसान उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करना जैसे सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के साथ साथ डेयरी विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका भी बढ़ रही है। कैमरा पर्सन किशोर शाह के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद, गुजरात। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को नमन। ऑपरेशन फ्लड के जरिए भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाने वाले कुरियन जी ने असंख्य किसानों और महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करीब 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में डेयरी उत्पाद भी देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जूट से बने उत्पादों की भी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कैसी है जूट से बनी कानपुर की गुड़िया और फोकस राज्य के रूप में झारखंड ने क्या दिखाने का प्रयास किया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। यहां करीब 3,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। मेले में इस बार काफी संख्या में डेयरी उत्पाद भी देखने को मिल रहे हैं। मेले में मिल रहे अच्छे रुझान से प्रदर्शक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 10 साल से हम लोग ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोग जेन्युइन चीज ढूंढते हैं, अच्छी क्वालिटी के डेयरी प्रोडक्ट ढूंढते हैं, या दूसरे फूड आइटम है या हैंडीक्राफ्ट है। उसके लिए ये मेला सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और हम तो हर साल कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं यहाँ पे, जो जेन्युइन भी है और सीधा पब्लिक से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है, तो हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर हमेशा करते ही हैं और सबका फ़ायदा होता है। हम तो घी है हमारा A2 घी, हमने हमारी अपनी गौशाला का घी है, ये हमने लॉन्च किया है इस बार। मेले में आने वाले लोग ज्यादातर इको फ्रेंडली उत्पादों की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक इको फ्रेंडली बैग देखने को मिल रहे हैं। लोग जूट के उत्पाद को बहुत पसंद कर रहे हैं। इस बार हम जूट के बैग लेके आए हैं, जिसमें हम दरी और कैनवस मिक्स किया है, जो बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा है और लोग इसको काफी पसंद कर रहे हैं। पूरा तरह 100% इको फ्रेंडली है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जूट से बनी कानपुर की गुड़िया भी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये जो डॉल्स है, ये मेरी फैमिली आर्ट है और ये सभी ना जूट से बनाई हुई डॉल्स है। दिखने में तो ये मिट्टी की लगती है, लेकिन ये जो है जूट लकड़ी लोहे की तार पे बनी हुई है। और ये सारी जो है बेस्ड इंडियन डॉल्स हैं। मतलब लोगों ने बारबी डॉल्स तो बहुत देखी, ये सारी इंडियन डॉल्स है। और ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई हुई है। जैसे कि ये मीराबाई हो गई। देखिए, मीराबाई का स्टैचू जल्दी मिलता नहीं है देखने को। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में संपूर्ण भारत की झलक देखने को मिल रही है। इस वर्ष मेले में फोकस स्टेट झारखंड है। इस पंडाल में झारखंड की पारंपरिकता, लोक कला और स्थानीय उत्पादों समेत कुल 30 स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ खासतौर पर झारक्राफ्ट के ऑर्गेनिक सिल्क और रागी के बने उत्पाद ज्यादा आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी भाव। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार मजबूती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 23 नवंबर को गेहूं का भाव था 2,725 रुपए, जो 25 नवंबर को 566 रुपए उछलकर 3,291 रुपए क्विंटल हो गया। इसी तरह गुजरात की धोराजी मंडी में भी तेजी के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 23 नवंबर को गेहूं का भाव रहा 2,950 रुपए, जो 25 नवंबर को 110 रुपए चढ़कर 3,060 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में बढ़त का रुख रहा। 23 नवंबर को गेहूं का भाव 2,710 रुपए था, जो 25 नवंबर को 10 रुपए मजबूत होकर 2,720 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की ही आजमगढ़ मंडी में गेहूं की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहां दोनों दिन यानी 23 और 25 नवंबर को गेहूं का भाव 2,750 रुपए पर बरकरार रहा। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके अनुसार देश में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 11,32,92,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 11,05,54,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो सोमवार को सोयाबीन के भाव चढ़ते उतरते रहे। एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 23 नवंबर को इसका भाव 4,220 रुपए रहा, जो कि 25 नवंबर को 630 रुपए की कमजोरी के बाद 3,590 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की तरफ रुख करें तो यहाँ की कोटा मंडी में 25 नवंबर को सोयाबीन का भाव 75 रुपए टूटकर 4,275 रुपए से 4,200 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में 23 नवंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपए, जो कि 25 नवंबर को 100 रुपए चढ़कर 4,400 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 25 नवंबर को सोयाबीन बिना किसी फेरबदल के 4,400 रुपए पर बिकी। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के कृषि फसलों के अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 130,62,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,85,000 टन रही थी। यानी साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में 19,23,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी मैदानी हिस्सों में जो किसान किसी वजह से गेहूं नहीं बो सके हैं, वो पछेती किस्में बो सकते हैं। पछेती बुवाई 25 दिसंबर तक चलेगी। बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। गेहूं के साथ साथ इस समय जौ की भी पछेती बुवाई की जा सकती है, लेकिन पछेती बुवाई 15 दिसंबर तक पूरी कर लेनी है। मक्का वैसे तो खरीफ की फसल है, लेकिन कुछ किस्में रब्बी के दौरान भी बोई जाती हैं। मिसाल के तौर पर संकर मक्का की HQP M1, सीडटेक 2324 और KH 5991 प्रमुख हैं। पॉपकॉर्न के लिए अंबर पॉपकॉर्न और VL अंबर पॉपकॉर्न लगा सकते हैं। स्वीट कॉर्न के लिए प्रिया स्वीट कॉर्न और माधुरी स्वीट कॉर्न बेहतर हैं, जबकि चारे के लिए मक्का अफ्रीकन टॉल और J1006 उन्नतशील प्रजातियां हैं। जिन इलाकों में ज्यादा ठंड पड़ती है, वहां के किसान JK 3150 और शालीमार मक्का हाइब्रिड 4 लगा सकते हैं। चने की बुवाई का भी उचित समय चल रहा है। नवंबर के अंत तक या दिसंबर के पहले हफ्ते तक इसकी बुवाई जरूर पूरी कर लें। जहां तक मसूर का संबंध है, उत्तर पूर्वी मैदानों और मध्य भारत में नवंबर का दूसरा पखवाड़ा इसके लिए सही माना जाता है, इसलिए समय से बुवाई करें।
देर करने पर उत्पादन प्रभावित होगा। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में देश के संविधान को अपनाए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद के संविधान सदन में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर की उपस्थिति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने संविधान को देश का सबसे पवित्र ग्रंथ बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। सभी देशवासियों को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने नई सरकार बनने तक एकनाथ शिंदे को कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त किया। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति नियंत्रण में। इलाके में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल अब भी तैनात। मुंबई पर 26/11 को हुए हमले की आज 16वीं बरसी है। साल 2008 में मुंबई में आज के दिन लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 आतंकियों ने मुंबई की कई जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला किया था। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को दी मंजूरी। मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का लिया निर्णय। मिशन में 1 करोड़ किसानों को किया जाएगा शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 भी किया लॉन्च। कहा, भारत में सहकारिता का तेजी से हो रहा है विस्तार।
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। कहा 2 लाख नए पैक्स के माध्यम से एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी ना हो। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में देखे जा सकते हैं डेयरी और जूट उत्पाद। लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। कानपुर की जूट से बनी गुड़िया लोगों को अपनी ओर कर रही है आकर्षित। देश भर में आज मनाया जा रहा है दुग्ध दिवस। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।